नहीं नहीं दीदी, मेरे को जाने दो, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती। ऐसा मत बोल कांता, मैं तेरे बिना कुछ नहीं। जरा सोच क्या होगा इस फर्श का, क्या होगा इस किचन का, क्या होगा इन बर्तनों का। कितने उदास हो जाएंगे सब तेरे बिना। नहीं नहीं दीदी नहीं, मेरे को जाना ही पड़ेगा। आज भैया ने मेरे को कामचोर बोले लाए। मैं तो इसे अपना घर समझकर काम करती आई लिए, पर आज भैया ने मुझे याद करवा दिया कि मैं सिर्फ इस घर की एक काम वाली है। अरे नहीं नहीं कांता, ये तो है ही नालायक। इसकी बातों का क्या बुरा मान रही है तू। रुक जा बेटा, रुक जा। आकाश खड़ा खड़ा सोच रहा था कि इनके लिए ये इतनी इम्पोर्टेंट है। हाँ कांता, ये तो कभी भी कुछ भी कहते रहते हैं, इन्हें क्या पता तेरी अहमियत। तू इनकी बातों का ना बुरा मत मान, मैं तुझसे सॉरी कहती हूँ। अरे चुप कर तू, कुछ भी बकवास करता रहता है। क्यों डांटा कांता को? अरे पर उसने सफाई। मैं जा रही है दीदी, जाने दो मेरे को। आप चुप रहिए ना, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, चुप रहिए। आजा कांता चल, आज पता है नाश्ते में ना तेरी पसंद के ढोकले बनाए हैं। चल चल बेटा आजा, आजा आजा, साथ में ना पुदीने की चटनी भी है, चल। अरे मुझे भी कोई नाश्ते के लिए पूछो, हद है ये। आकाश इन सब ड्रामे के बाद ऑफिस चला जाता है और आते वक्त उसकी नजर एक चाट के ठेले पर पड़ती है। आज चाट खा लेता हूँ और घर जाकर कहूँगा कि खाना नहीं खाना, मैं नाराज हूँ। इससे मेरी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। आकाश चाट खा रहा था, तभी वहां से कांता देख लेती है। अच्छा, तो यहाँ चाट खाई जा रही है। खाओ खाओ, अब आएगा मजा। आकाश चाट खाकर घर आता है। उसका पेट इतना भर चुका था कि अब उसमें हवा की जाने की जगह भी नहीं थी। आज तो बहुत खा लिया, अब तो चला भी नहीं जा रहा। सॉरी। क्या? सॉरी, आज मैंने आपको डांट दिया था ना, इसीलिए आप नाराज होकर ऑफिस चले गए। हाँ, कुछ आज ज्यादा ही कह दिया हमने तुझे बेटा। देखो तो दीदी, लगता है पूरे दिन में खाना भी नहीं खाए लाए भैया ने, ठीक से चल भी नहीं पा रहे ले। हाँ वही तो, इसीलिए ना मैंने आज आपके लिए बिरयानी बनाई है। कांता ने स्पेशली आपके लिए बनाई है, पता है? क्या बिरयानी? देखो दीदी कितने खुश हो गए भैया। आज तो इन्हें पेट भर के खिलाना बिरयानी, जब तक ये थक ना जाए। अरे अगर घर में बता दिया कि चाट खाकर आया हूँ तो ये लोग सोचेंगे कि मैं अकेले अकेले एंजॉय करता रहता हूँ, और मुझे बुरा भी नहीं लगा था। और अगर ये बिरयानी खा ली तो मेरा तो पेट ही फट जाएगा। अब क्या करूँ? अरे दीदी खिलाओ ना भैया को बिरयानी, देखो तो कितने कमजोर लग रहे हैं। हाँ हाँ बेटा आजा बैठ। सुनीता बड़ी वाली प्लेट लेकर आ। हाँ माँ जी। खाओ खाओ भैया बिरयानी। अब तो आप फंस गए हैं कांता के जाल में। आकाश ने बिरयानी खा तो ली, लेकिन उसके बाद सारी रात बस बाथरूम के ही चक्कर काटता रहा। और सुबह जब कांता आई तब, अरे अब ठीक है ना? अब पेट खाली हो गया मेरा। क्या? अब मतलब अब मैं ठीक हूँ। अरे क्या हुआ दीदी भैया को? अरे देख ना, कल रात से बस बाथरूम में ही जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया इन्हें। अरे दीदी आप ना फिक्र मत करो, मैं है ना एक ऐसा काढ़ा बनाएगी कि भैया एकदम से ठीक हो जाएंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे वो तो हर बीमार इंसान यही कहता है भैया कि मैं ठीक हूँ। अरे कांता ठीक कह रही है, उसके हाथ का काढ़ा पी ले, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कांता तू बना दे इसके लिए काढ़ा। मैं अब भी बना देती है। दीदी मेरे को नीम, करेले का रस और काली मिर्च दे दीजिए बस। क्या? हाँ, इन सब से ही तो बनेगा कांता स्पेशल काढ़ा। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं सच में ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो तो कल मैंने क्या भैया, कल आपने क्या? चा नहीं, वो मैं कह रहा था कि अच्छा ठीक है तुम बना दो काढ़ा, मैं पी लेता हूँ। मैं अब बीच बना देती है भैया। कांता आकाश के लिए नीम का काढ़ा बना कर लाती है, जिसे देखकर आकाश उसे पीने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। तुम तीनों मेरे ऊपर क्यों खड़ी हो गई हो? तुम सब जाओ, मैं पी लूंगा। नहीं दीदी, मैं बता रही है, भैया ना ये फेंक देंगे। बचपन में भी ना ये यही करता था, इसलिए जब तक तू पी नहीं लेता हम तीनों यहाँ से हिलेंगे नहीं। चलिए चलिए पीजिए, और आज आपको कांता हल्का खाना ही खिलाएगी, जिससे आपका पेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ दीदी, मैं ऐसा ही खाना खिलाएगी आज भैया को कि भैया खा ही नहीं पाएंगे। मेरा मतलब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, क्यों भैया? अरे कहाँ फंस गया मैं? चल अब एक ही घूंट में पी ले, नखरे मत दिखा। आकाश बेचारा नाक बंद करके काढ़ा पी लेता है। ये हुई ना बात। कांता आज पूरा दिन भैया का ख्याल तुम रखना, इन्हें काढ़ा और खाना तेरे हिसाब से ही दे देना, ठीक है? अरे दीदी आप फिक्र मत करो ना, आप देखना भैया कैसे लाइन पे आ जाते हैं। क्या? मतलब आप कैसे ठीक हो जाते हैं।
सुनीता ने कांता को पूरा दिन आकाश का ध्यान रखने का जिम्मा सौंप दिया, जिसका कांता भरपूर फायदा उठा रही थी। चलिए भैया, आपके सूप पीने का वक्त हो गया है, चलिए चलिए सूप पी लीजिए। अरे वाह, सूप किसका है? टोमेटो सूप की मंचाओ? अरे उससे भी अच्छा और हेल्दी है। कितनी मेहनत से बनाया है कांता ने आपके लिए। जीती रहे मेरी कांता, कितनी होशियार है तू। अरे क्या आप दोनों भी बस कीजिए ना, मेरे को शर्म आ रही है। लाओ मुझे दो सूप। हाँ हाँ लीजिए ना। ये कैसा सूप है? अरे भैया ये मूली का सूप है, इससे आपकी पेट की सारी गैस निकल जाएगी। मूली का सूप कौन पीता है? इससे गैस क्या, मैं ही निकल जाऊंगा। मैंने कितनी मेहनत से आपके लिए बनाए लाए। भैया आपको नहीं पीना तो ठीक है, मैं फेंक देती है। अरे नहीं नहीं नहीं, कांता ने इतनी मेहनत से बनाया है, वो भी आपकी सेहत के लिए। पूरा खत्म करना है, चलिए। और नहीं तो क्या। चल अब ज्यादा नाटक मत कर, चुपचाप पी जाइए सूप। अरे कहाँ फंस गया मैं। मूली के सूप के बाद वैसे तो आकाश में अब कुछ भी खाने की इच्छा नहीं बची थी, लेकिन जब कांता हो सामने तो कुछ न कुछ धमाकेदार तो होना ही था। भैया अरे अब क्या लेकर आई हो मेरी माँ? अब मुझ में ना कुछ भी खाने की ताकत नहीं है, सच में। देखिए ना दीदी कितने कमजोर हो गए हैं भैया, इसीलिए ना मैं आपके लिए ये ताकत की दवाई लाई हूँ। इससे खाने से आप में ना फुर्ती आ जाएगी, ऐसी फुर्ती आएगी। कितना ख्याल है कांता को आपका, कितना सोचती है ये आपके बारे में। अरे किसी की नजर ना लग जाए मेरी कांता को। अब बस भी कीजिए आप दोनों, मेरे को ना शर्म आ रही है। चलिए चलिए भैया, ये ताकत की गोली खा लीजिए, मैंने खास जड़ी बूटी से बनाई है। अरे अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सच में मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? अगर आज आपने ये नहीं पिया तो कल भी मैं पूरा दिन कांता से कहूंगी कि आपकी देखभाल करे। नहीं 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 नहीं, लाओ मैं ये खा लेता हूँ प्लीज। अब ये रात बीत जाए, मैं कल सुबह जल्दी से ऑफिस चला जाऊँ बस। कांता ने सारा दिन अजीबो गरीब चीजें खिला खिला के आकाश की हालत खराब करती थी। सुबह होते ही आकाश जल्दी से ऑफिस जाने की तैयारी में लग गया। ये लीजिए आपका टिफिन, इसमें दलिया है। दलिया? आज आपको पूरा दिन मैं बस हल्का खाना ही दूंगी। शाम को ऑफिस से आने के बाद भी आपको ना फल मिलेंगे, जब तक आपका पेट ठीक नहीं हो जाता। ठीक है, जैसा तुमको। हाँ बेटा, आज ख्याल रख लेगा तो फिर कभी पेट की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैं चलता हूँ ऑफिस, खा लूंगा ये दलिया। आकाश ने ऑफिस में दलिया खाया, लेकिन उससे उसका पेट बिल्कुल भी नहीं भरा था। ऑफिस से आते हुए उसे बहुत तेज भूख लगी थी। अरे इतनी जोरों की भूख लगी है, कल से कुछ नहीं खाया और आज भी दलिया खाया है और रात को भी फल मिलेंगे। क्या करूँ? एक काम करता हूँ, छोले भटूरे खा लेता हूँ, फिर घर जाकर फल खा लूंगा। 1 मिनट, कोई देख तो नहीं रहा? नहीं कोई नहीं है। आकाश पास वाले ढाबे पर छोले भटूरे खाने बैठता है। भैया मस्त से तीखे वाले छोले और भटूरे लगाइएगा, घी डाल के और थोड़ा प्याज और थोड़ा नींबू भी। इन्हें नींबू बहुत पसंद है भैया। हाँ, आपको कैसे? अरे सुनीता तुम? माँ? देखा दीदी, मैंने बोला था ना, मैंने भैया को यहाँ आते देखा है। अरे कांता तू? अरे अब मैं क्या कह सकती है भैया, वैसे भी ना आपकी नजर में मैं तो कामचोर है ना। हम सब आपकी देखभाल कर रहे हैं और आप है कि यहाँ छोले भटूरे खा रहे हैं। ये तो आज कांता नहीं होती तो हमें तेरी असलियत का पता ही नहीं चलता कभी। अरे कहाँ फंस गया मैं। ये है निर्मला निवास। निर्मला निवास इसका नाम इसलिए है क्योंकि इस घर की मालकिन निर्मला जी की बड़ी ही इज्जत की जाती है। उनके पति के जाने के बाद दोनों बेटे भी माँ की ही सुनते हैं और उनकी आज्ञा के बिना कोई काम नहीं करते। और निर्मला के 2 बेटे हैं, रवि और विशाल। रवि बड़ा है और उसकी शादी भी हो चुकी है सौम्या से। अब सौम्या का जैसा नाम है वैसा ही स्वभाव भी है, बिल्कुल सौम्या। सौम्या, आज मैं सोच रही थी कि मेरी सारी सहेलियों को बुलाते हैं। मेरा बड़ा मन है उन सबको बुलाने का। जी माँ जी, अगर आपका मन है तो बुला लेते हैं। हाँ तो उनके लिए ना अच्छा सा खाना बना देना। जी माँ जी, आप बताइए कितने लोग आएंगे और क्या क्या बनाना है, मैं सब बना दूंगी। यही कुछ 20 सहेलियाँ होंगी मेरी। उनके लिए ना छोले भटूरे, समोसे, नूडल्स और मीठे में मूंग दाल का हलवा बना देना बस। ये सब 20 लोगों के लिए बनाना है माँ जी? हाँ, क्यों ज़्यादा लग रहा है क्या? तो रहने दे, फिर मैं बाहर से मंगवा लेती हूँ। नहीं माँ जी, कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। हाँ तो ठीक है, फिर तू कल ये सारी तैयारी कर लेना। और हाँ, भटूरे ना सबको गर्मा गर्म बना कर देना, ठंडे ठंडे अच्छे नहीं लगेंगे। जी ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। जैसा आप कहें, ये शब्द सौम्या की ज़बान पर हमेशा ही रहता था। उसने आज तक अपनी सास को किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया था, चाहे वो गलत हो या सही, या फिर उसे करने में सौम्या को कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो रही हो।
हालत तो देखो अपनी क्या हो गई है। इतने लोगों का खाना अकेले बनाना ज़रूरी था क्या? अब माँ जी ने कहा था कि उन्हें घर का खाना ही पसंद है तो। हाँ तो कुछ सिंपल सा बना लेती। इतने भटूरे बना बनाकर तुम्हारे हाथ भटूरे जैसे हो गए, ज़रा देखो। अब माँ जी की सहेलियाँ आई थी तो उन्हें कैसे मना कर सकती हूँ? उन्हें मना नहीं कर सकती लेकिन खुद को तकलीफ ज़रूर पहुंचा सकती हो, है ना? अरे कभी कभी ना भी कह दिया करो। सारा दिन काम कर करके देखो हालत कैसी होगी है तुम्हारी। हाँ वो तो मैं समझती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि लोगों को या माँ जी को मुझसे कोई भी शिकायत हो। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं उनका कहा नहीं मानती या उनके खिलाफ जा रही हूँ। तुम माँ की हर बात मानती हो, ये अच्छा है, लेकिन अपने बारे में भी सोचना गलत नहीं होता। वैसे भी आज तक तुमने माँ को किस बात के लिए मना किया है? सारे काम करती हो उनके, हर जगह जाती हो उनके साथ, सब लोग जानते हैं कि तुम कितनी अच्छी हो। हाँ क्योंकि मैं ऐसा बर्ताव करती हूँ, इसलिए अगर मैं भी बाकी लड़कियों की तरह उन्हें जवाब देना शुरू कर दूंगी तो मैं भी उनके जैसी ही बन जाऊंगी ना। तुम्हें समझाना मुश्किल है, लेकिन अब ये बातें छोड़ो, चलो थोड़ा सा आराम कर लो। ठीक है। सौम्या सारी रात जागकर घर की सफाई करती रही और सब कुछ अच्छे से चमका दिया, जिससे घर बिल्कुल नया हो गया था। काम करते करते सौम्या को सुबह के 6 बज गए थे और अब वो सोच रही थी कि थोड़ी देर जाकर आराम कर ले। अब तो सारा काम हो गया है, सब कुछ सजा भी दिया है, गमलों में नए फूल भी रख दिए हैं, सोफ़ा के कवर भी नए लगा दिए हैं और किचन भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। अब थोड़ी देर जाकर सो लेती हूँ। पूरी रात काम करने के बाद अब ताकत ही नहीं है मुझ में। अरे सौम्या बहू कहाँ जा रही है? माँ जी सारा काम हो गया है, मैं बस थोड़ी देर सोकर आती हूँ, उसके बाद नाश्ता बना दूंगी। अरे सुबह कौन सोता है बहू, अब तो दिन में आराम कर लेना है। अब जाओ रसोई में नाश्ता बना दो। सबसे पहले ना मेरे लिए चाय बना दो, उसके बाद लड़की वाले विशाल को देखने आती होंगी तो उनके लिए भी नाश्ता बना दो। माँ जी बस थोड़ी देर सो लूँ? ठीक है, जाओ जाकर सो जाओ, मैं यहाँ का काम देखती हूँ। अपने लिए भी चाय खुद ही बना लूँगी। अरे जाओ जाओ सो जाओ। अरे माँ जी मेरे रहते आप क्यों चाय बनाएंगी? मैं बना देती हूँ, रुकिए। अरे कोई बात नहीं, थक गई हो ना इतना काम करके, जाओ आराम कर लो। नहीं नहीं माँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अभी आपके लिए चाय और नाश्ता बना देती हूँ, आप बैठिए। हाँ ठीक है, अब इतना कह रही हो तो बना दो। जी। सौम्या कल रात से लगी हुई थी सफाई में। उसके बाद उसने नाश्ता और खाना भी बना दिया सबके लिए, लेकिन वो अपनी सास को नाराज़ नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने बिना आराम किए ये सब कुछ किया और थोड़ी ही देर में लड़की वाले भी आ गए। माँ मुझे खुशी पसंद है। मुझे भी विशाल पसंद है। अरे बधाई हो, मैंने कहा था ना एक दूसरे को दोनों पसंद कर ही लेंगे। आपको भी बधाई हो बहन जी। जी जी, दोनों बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया, अब तो जल्दी ही इनकी शादी भी करवा देनी चाहिए हमें। हाँ मेरा भी यही मानना है, इनकी शादी का मुहूर्त जल्दी ही निकलवाना चाहिए। अरे हमें भी कोई ऐतराज़ नहीं है, मैं आज ही पंडित जी से बात कर लेती हूँ, लेकिन आज तो आपको रसोई खाकर ही जानी पड़ेगी भाई साहब, ऐसे नहीं जाने दूंगी मैं आपको। अरे नहीं नहीं, आप कष्ट मत करिए प्लीज़ बहन जी। अरे कष्ट कैसा इसमें, सौम्या बहू जल्दी से खाने की तैयारी कर देगी, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। जी जी आप सब बैठिए, मैं खाना बना देती हूँ, आप खाकर ही जाइएगा। सौम्या कल रात से सोई नहीं थी, पूरा दिन काम किया था, लेकिन इसके बाद भी उसने फिर से इतने सारे लोगों का खाना अकेले बना लिया, जिससे उसकी सास काफ़ी खुश थी। तू बहुत थक गई होगी ना सौम्या बहू, आज तो तूने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है। अरे नहीं नहीं माँ जी, ये तो मेरा कर्तव्य था। अरे मैं तो बहुत ही नसीब वाली हूँ कि मुझे तेरे जैसी बहू मिली है। बस माँ जी आपका आशीर्वाद रहे, और क्या चाहिए मुझे। जा अब थोड़ा सा आराम कर ले। हाँ सौम्या अपनी सास की नज़र में बस गिरना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपनी देवर की शादी में भी सबका ख्याल रखा, सब मेहमानों की मेहमान नवाजी की, नई दुल्हन की आने की तैयारी भी उसने अकेले ही कर ली थी। ये देखो छोटी बहू, कितने अच्छे से स्वागत किया है तेरी जेठानी ने तेरा। अरे मेरी सौम्या तो है ही लाखों में एक, अब तो खुशी भी उसे देख कर सीख जाएगी। चलो चलो खुशी, चावल का कलश गिराओ और अंदर कदम रखो। खुशी के आने के बाद निर्मला खुशी से भी यही उम्मीद कर रही थी कि जिस तरह सौम्या उसके इशारों पर नाचती है, ठीक वैसे ही खुशी भी बर्ताव करे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि खुशी ऐसी नहीं है, वो गलत को गलत और सही को सही कहने वालों में से थी। अरे कल मैं सोच रही थी कि खुशी की मुंह दिखाई की रस्म है, तो सारी औरतें घर पर आएंगी, तो सबके लिए हम गर्मा गर्म नाश्ता बना देते हैं, क्यों सौम्या बहू? जी माँ जी, जैसा आप कहें।
हाँ, ज़्यादा नहीं, बस 30-40 औरतें होंगी। उनके लिए वड़ा पाव, कचौरियाँ और मीठे में खीर बना देना। अब तो खुशी भी आ गई है, दोनों मिलकर साथ बना लेना तो काम आसान हो जाएगा। कल 30 से 40 औरतें आने वाली हैं। हाँ, कुछ औरतें मोहल्ले की है, कुछ मेरी दोस्त हैं, तो दोनों को मिलाकर इतनी तो हो ही जाएंगी। हाँ तो माँ जी, इतनी औरतों का खाना हम दोनों कैसे बनाएंगे? मैं तो कहती हूँ हम कल बाहर से ऑर्डर कर देते हैं खाना। इससे भाभी और मैं भी सब कुछ एंजॉय कर पाएंगे। बाहर से ऑर्डर करने की क्या ज़रूरत है? इतना खाना तो तुम दोनों मिलकर बना ही लोगी। अरे माँ जी, कल इतने लोग आएंगे मेरे मुंह दिखाई के लिए, और मैं ही रसोई घर में होंगी तो क्या फ़ायदा? मैं तो सज धज कर उनके साथ बैठूंगी, बातें करूंगी। क्यों विशाल, मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ माँ, खुशी सही तो कह रही है। वो रसोई में होगी तो उसकी मुंह दिखाई खराब हो जाएगी ना। हाँ तो ठीक है, मैं मदद कर दूंगी सौम्या बहू की रसोई में। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं कर लूँगी। आप आराम से बाहर औरतों के साथ बैठिएगा बस। अरे भाभी, आप थक जाएंगी इतना सब बनाते बनाते। ये लो, खुद तो मना कर दिया कुछ भी बनाने से, और अब जिठानी को भी भड़का रही है। बोलो। मैं भड़का रही हूँ उन्हें? मैं तो बस उनके बारे में सोच रही हूँ। अरे कोई बात नहीं खुशी, मैं कर लूँगी ना। ये है मेरी प्यारी बहू, जो मेरी बात को कभी नहीं टालती। खुशी को इस घर में आते ही समझ में आ गया था कि सौम्या निर्मला को कभी भी ना नहीं कहती और उसकी गुड बुक में रहना चाहती है। लेकिन खुशी सौम्या की तरह खुद को दुखी करके निर्मला की गुड बुक में नहीं रहना चाहती थी। सौम्या को खुशी की बातें समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो किसी की भी नज़र में बुरी बनकर रहे या उसकी बुराई की जाए पीठ पीछे। इसीलिए तो निर्मला का कहा गया हर लफ्ज़ पत्थर की लकीर की तरह वो मानती थी। सौम्या, ज़रा यहाँ आना तो। जी माँ जी। आज ना मौसी जी आ रही हैं, उन्हें अपनी बहू के लिए वो तेरी गुलाबी रंग की साड़ी चाहिए थी, ज़रा निकाल कर रख देना। लेकिन वो साड़ी तो भैया ने अभी अभी भाभी को दी है, उन्होंने पहनी भी नहीं है। हाँ तो क्या हुआ? मेरी बहन की बहू को पहननी है तो मैंने कह दिया है कि सौम्या मना नहीं करेगी। लो, शुरू हो गई फिर से। अरे तुझसे तो नहीं मांग रही ना साड़ी, मुझे पता है तू मना कर देगी, लेकिन सौम्या नहीं मना करेगी। हाँ जी माँ जी, मैं अभी निकाल कर रख देती हूँ। हालांकि सौम्या को वो साड़ी देने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन उसने फिर भी निर्मला की बात को मानते हुए वो साड़ी निकाली और प्रेस करके निर्मला के कमरे में लेकर आई, जहाँ जानकी पहले से बैठी हुई थी। अरे आजकल की लड़कियां ऐसी ही है जीजी, किसी काम की नहीं है। पहली तो ऐसी थी, अब दूसरी भी ऐसी है, किसी काम की नहीं। कोई काम कहो तो मुंह ही जल जाता है उसका तो। और हमारी सौम्या, वो तो काम करने में इतनी स्लो है कि पूछो ही मत, कछुए की तरह काम करती है। पता नहीं कौन से कर्म किए थे जो ये दोनों सर पर पड़ गई मेरे। देखा भाभी, मेरी बुराई कर रही है ये तो समझ में आता है, लेकिन आपने तो इतने साल तक यहाँ सब कुछ सहा है, कभी कुछ नहीं कहा, तब भी आपकी बुराई कर रही है। मैं अभी भी कहती हूँ, सास के आगे नाचना बंद कर दीजिए। अरे सौम्या बहू, साड़ी लाई कि नहीं? जी माँ जी, लाई हूँ। तो फिर दे दे। जी नहीं, मैं देने के लिए नहीं, दिखाने के लिए लाई हूँ, क्योंकि आज मैं रवि के साथ ये साड़ी पहनकर बाहर घूमने जा रही हूँ। कितने वक्त से मैंने घर के काम से छुट्टी भी नहीं ली। वाह भाभी, जाइए जाइए, घूम कर आइए। मुझसे पूछा भी नहीं सौम्या बहू। चलो कोई बात नहीं, आज मैं खाना बना दूंगी, और क्या। जी माँ जी, वैसे भी आपको डॉक्टर ने काम करने के लिए कहा है ना? जी माँ जी, सही है। फिर तो आज ना आप पालक पनीर बना दीजिएगा। क्या? ठीक है माँ जी, तो हम दोनों चलते हैं। मौसी जी, आप चाहे तो आप भी माँ जी की मदद कर सकती हैं। नहीं नहीं, मुझे ना एक ज़रूरी काम याद आ गया, चलती हूँ। हाँ मैं। अमित की माँ लता उसकी शादी करवाने की जिद करती है, लेकिन अमित का बीना के साथ 1 साल से चक्कर चल रहा है और अमित को तो बीना से ही शादी करनी है। अमित ये बात अपनी माँ को बताता है। अमित की माँ उससे कहती है कि अगर 2 दिन के अंदर बीना के माता पिता उसके घर उसके माँ बाप से मिलने नहीं आए तो वो अमित की शादी अपनी पसंद की लड़की के साथ कर देगी। बीना के माँ बाप छुट्टी मनाने लंदन गए। अब उनको कैसे लाया जाए ताकि अमित की शादी बीना से हो सके। सुबह का समय है, अमित नाश्ता कर रहा है। घर के सभी सदस्य, माँ, पिताजी, अमर और कुसुम भी बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। तभी अमित की माँ अमित की शादी की बात छेड़ती है। सुनिए जी, अमित अब बड़ा हो चुका है, आपको इसकी शादी वादी की कुछ पड़ी भी है या नहीं? अच्छा हुआ तुमने बात निकाली,
मैं तुमसे इस बारे में बात करने ही वाला था। क्या बात करने वाले थे? मैंने तो यहाँ अमित के लिए लड़की भी देख ली है। अरे क्या हुआ बेटा? ले पानी पी ले। अरे माँ, इतनी जल्दी क्या है? अरे जल्दी वल्दी कुछ नहीं, पढ़ाई लिखाई हो गई, नौकरी लग गई, अब और क्यों रुकना? मैंने लड़की देख रखी है तुम्हारे लिए। अरे माँ, एक बार अमित भैया से भी तो पूछो कि उन्होंने ऑलरेडी अपने लिए कोई लड़की तो नहीं देख रखी। अरे चुप कर तू। नहीं, वो सही कह रहा है, एक बार अमित से पूछना जरूरी है। अमित बेटा, क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है? अमित थोड़ा हड़बड़ा जाता है। वो पिताजी, मैं कह रहा था कि अरे शर्माओ मत बेटा, हमें बता दो, हम लड़की से और उसके माता पिता से मिलकर बात कर लेंगे। वो पिताजी, मैं आपको शाम को बताता हूँ। शाम हो जाती है, अमित ऑफिस से आ जाता है। सब लोग बैठकर टीवी देख रहे थे, तभी माँ फिर से अमित को शादी के बारे में पूछती है। अमित, तुम सुबह बताने वाले थे ना शादी के बारे में? हाँ बेटा, जो भी है अभी बता दो, वरना तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी किसी और से तय कर देगी। तुम जानते हो ना अपनी माँ को। अरे वाह, भैया की शादी, ये बोलो अमित। माँ, एक लड़की है बिना, वो मेरे कॉलेज में ही पढ़ती थी, तभी हमारा जम गया। मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को कोई ऐतराज ना हो तो। ऐतराज क्यों होगा, अभी तो हमें लड़की कौन है ये भी पता नहीं। अमित, हम लड़की से और उसके परिवार वालों से बिना मिले कैसे बता सकते हैं? तुम एक काम करो, परसों रविवार को लड़की और लड़की के माता पिता को मिलने के लिए बुलवा लो, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। ठीक है माँ, मैं बताता हूँ बीना को। अमित रात को अपने कमरे में जाता है और बीना को फोन लगाता है और बताता है कि उसके घर वाले बीना के घर वालों से मिलना चाहते हैं। अच्छा सुनो, मैंने तुमसे कहा था ना मेरे घर पे शादी की बात चल रही है। हाँ, तो मेरे घर वाले तुम्हारे माता पिता से परसों रविवार को मिलना चाहते हैं। अरे लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मेरे घर वाले तो लंदन गए हैं घूमने। अरे मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। तुम अपने घर वालों से पूछो ना, हम लोग अगले रविवार मिल सकते हैं क्या? देखता हूँ उनसे पूछ के। अमित फोन रख देता है। सुबह हो जाती है। अमित नाश्ता करने के लिए नीचे आता है तो देखता है माँ पहले से ही भड़की हुई है। वो फिर भी माँ से बीना के परिवार से अगले रविवार मिलने की बात करता है और फंस जाता है। सुनिए जी, मुझे अमित की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्यों भाई, क्या हुआ? अरे मैंने उसके लिए इतनी अच्छी लड़की देखी है और उसे किसी और से शादी करनी है। तभी अमित आ जाता है माँ से बात करने। माँ, क्या है? वो माँ, दरअसल बीना के घर वाले कुछ दिन के लिए बाहर गए हैं, तो क्या हम उन लोगों को अगले रविवार नहीं मिल सकते? देखो, मिलना है ना तो परसों ही मिलने बोलो। अगर रविवार को नहीं आएंगे तो मैं तुम्हारी शादी मेरी पसंद की लड़की के साथ तय कर दूंगी और वो लोग अगले रविवार को आने वाले हैं, समझे? ये कहकर माँ अंदर चली जाती है। अरे माँ, लेकिन सुनो तो। अमित बेचारा कुछ नहीं कह पाता। अमित ये बात बीना को बताता है और दोनों सोच में पड़ जाते हैं। अमित और बीना एक होटल में बैठे थे और कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। अरे बीना, मुसीबत हो गई। क्या हुआ? माँ ने कहा कि उसको तुम्हारे घर वालों से इसी रविवार को मिलना है, नहीं तो वो मेरी शादी उनकी पसंद की लड़के से तय कर देगी। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। क्या तुम अपने घर वालों को जल्दी आने के लिए नहीं बोल सकती? मैं कोशिश कर रही हूँ, रुको मैं अभी उन्हें फोन करके देखती हूँ। बीना घर वालों को फोन करती है लेकिन उनका फोन नहीं लगता। क्या हुआ? फोन ही नहीं लग रहा। अब क्या करें? तुम्हारी माँ अगले रविवार के लिए नहीं मानेगी क्या? मुझे तो नहीं लगता कि वो मानेंगी। तो अब क्या करें? एक आइडिया है। क्या? क्यों ना हम तुम्हारे नकली माँ बाप को घर पे बुलाएं? लेकिन ये कैसे मुमकिन है? देखो, इससे माँ तो शांत हो जाएगी और फिर आगे का देख लेंगे। और कोई रास्ता नहीं है क्या? फिलहाल तो नहीं है। तो ठीक है, लेकिन किसे माँ बाप बनाएंगे? मैं कुछ नाटक कंपनी के लोगों को जानता हूँ, उन्हें ही बुला लेते। ठीक है, तुम उन्हें बाकी बातें समझा देना। अमित बीना को फोन करके बताता है कि उसने नाटक कंपनी वालों से बात कर ली है, लेकिन उन्हें कुछ और लोगों को भी तैयार रखना चाहिए जो बीना के माँ बाप बन सके, ताकि अगर नाटक कंपनी वाले किसी वजह से ना आ पाए तो किसी और लोगों को वो माँ बाप बना सकते हैं। बिना, सुनो, मेरी नाटक कंपनी वालों से बात हो गई है। उनको थोड़े पैसे ज्यादा चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से वो लोग आ जाएंगे।
लेकिन हमें ना कुछ और लोगों को भी तैयार रखना होगा, ताकि अगर नाटक कंपनी वालों ने मना कर दिया तो हमारे पास दूसरे लोग तैयार हो। हाँ, ये बात तो सही है अमित, हमें दूसरे लोगों को भी तैयार रखना चाहिए। तुम एक काम करो, तुम अपने कुछ दोस्तों से बात करके रखो। हाँ चलेगा। मैं भी ना अपने दोस्तों को बता के रखता हूँ। अमित अपने दोस्त सुरेश और उसकी बीवी नीलम को बीना के माँ बाप बनने के लिए तैयार करता है। अरे सुरेश सुनना, मुझे तेरी मदद की सख्त जरूरत है। अरे क्या हुआ यार? तुझे और तेरी बीबी को रविवार को मेरे घर बीना के माता पिता बन के आना है। क्यों, क्या हुआ? अब क्या बताऊं, माँ ने शर्त रखी है कि उसे इसी रविवार को बीना के माता पिता से मिलना है, नहीं तो वो मेरी शादी किसी और जगह तय कर देगी। अरे तो बीना के माता पिता क्यों नहीं आ रहे हैं? कहीं उनको ये शादी नामंजूर तो नहीं? ऐसी बात नहीं है सुरेश, बीना के माता पिता फिलहाल लंदन घूमने गए हैं और उनका फोन भी नहीं लग रहा है। अच्छा, तो इसलिए। वही तो। कपड़े वपड़े तो मैं जमा लूंगा इधर उधर से, लेकिन मेकअप का क्या, वो कैसे करेंगे? देख, मेरा एक दोस्त है जो मेकअप करता है, मैं उसे तेरे यहाँ भेज दूंगा, वो तुम दोनों का मेकअप कर देगा। ठीक है, चल आ जाएंगे दोस्त। बीना भी अपनी दोस्त पूनम को कॉल करके बताती है कि उसको और उसके पति प्रशांत को रविवार को अमित के घर पे बीना के माता पिता बन के आना है। हेलो पूनम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। अच्छा सुनना, एक काम है तुझसे। हाँ बेटा। तुझे और जीजा जी को ना रविवार को अमित के घर मेरे माता पिता बन के आना होगा। क्यों, किस लिए? अरे अमित की माँ ने रविवार को मेरे माता पिता से मिलने की जिद की है, और तू जानती है ना मेरे माता पिता तो लंदन गए हुए हैं। हाँ लेकिन मेकअप वगैरह का क्या? अरे उसके लिए मैं एक आदमी भिजवा दूंगी, वो तुम्हारा मेकअप कर देगा, और बाकी चीजें क्या बोलना है क्या नहीं वो भी मैं तुम्हें बता दूंगी। तू कर लेगी ना यार? मैं तो कर लूंगी, लेकिन तेरे जीजा जी का भरोसा नहीं है। मैं उनसे बात करके तुझे शाम को बताती हूँ। ठीक है यार। शाम को पूनम के पति प्रशांत घर आते हैं। प्रशांत डॉक्टर है। पूनम उनसे बीना के बारे में बात करती है। सुनिए जी, आपको बीना पता है ना, मेरी सहेली? हाँ पता है, क्या हुआ उसका? उसे ना हमारी मदद की जरूरत है। कैसी मदद, पैसों की? ना, हमें रविवार के दिन किसी के घर पे उसके माता पिता बन के जाना है। अरे भाई, हम उसके माता पिता कैसे लगेंगे? उसकी चिंता आप मत कीजिए, वो मेकअप करवा देगी हमारा। अरे नहीं भाई, ये सब मुझसे नहीं होगा। हमें जाना ही होगा, उसे हमारी मदद की सख्त जरूरत है। ठीक है, देखते हैं। पूनम बीना को फोन करके बताती है। प्रशांत नहीं मान रहे, लेकिन वो फिर भी आ जाएंगे। बीना सुनो, हम लोग रविवार को आ जाएंगे। जीजाजी मान गए? देखो अभी तक तो नहीं माने, लेकिन मैं बता रही हूँ वो आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू पूनम। बीना फोन पे अमित को बताती है कि उसकी अपने माता पिता से बात हो गई है और वो लंदन से शायद रविवार तक आ जाएंगे। अमित सुनो, मेरी बात मम्मा के साथ हो गई। किसकी मम्मा? अरे मेरी मम्मा। अच्छा, तो क्या कहा उन्होंने? यही कि शायद रविवार तक वो लंदन से वापस आ जाएंगे। अरे वाह, ये तो काफी अच्छी बात है। तो फिर बाकी लोगों को कैंसिल करवा दे? अरे नहीं, अभी नहीं। उन्होंने कहा कि अगर फ्लाइट वगैरह लेट हो गई तो सबको रेडी रखो, रविवार के दिन देख लेंगे किसको बुलाना है। ठीक कह रही हो तुम, हम ऐसा ही करते हैं। रविवार का दिन आता है। आने से 1 घंटा पहले नाटक कंपनी वाला विवेक अमित से 100% एडवांस पेमेंट मांगता है। अमित उसे ऑनलाइन पेमेंट कर देता है, लेकिन सिग्नल खराब होने की वजह से विवेक को पैसे नहीं पहुंच पाते, इसलिए वो आने से मना कर देता है। अरे विवेक जी, आ रहे हो ना? पहले पेमेंट कीजिए। अरे पेमेंट तो बाद में करने वाले थे ना। हाँ, लेकिन अभी कुछ दिक्कत आ गई है, तो 100% एडवांस पेमेंट चाहिए। अमित ऑनलाइन पेमेंट कर देता है। कर दिया, देखिए ऑनलाइन आ गया ना आपको पेमेंट? नहीं तो? अरे तो आ जाएगा, सिग्नल खराब होगा इसलिए लेट आएगा। देखिए अमित जी, अगर पेमेंट आया तो हम आएंगे, नहीं तो हम भी नहीं आएंगे। अरे तो मत आइए। ये बोलकर अमित फोन काट देता है। अमित उसके दोस्त सुरेश को कॉल करता है, लेकिन सुरेश कॉल नहीं उठाता, इसलिए अमित उसे मैसेज करके आने के लिए कहता है। फिर अमित फोन पे बीना से बात करता है। अरे बीना सुनो ना, नाटक कंपनी वाले कैंसिल हो गए और सुरेश भी फोन नहीं उठा रहा। तुम एक काम करो, पूनम और प्रशांत को आने के लिए कह दो, और तुम भी ना जल्दी से आ जाओ। ठीक है कहती हूँ।
पूनम और प्रशांत बीना के साथ अमित के घर आ जाते हैं। अमित उनका स्वागत करता है। आइए आइए। अमित के घर वाले बैठे हुए थे। माँ, ये है बीना और ये बीना के माता पिता। नमस्ते। 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 बैठिए ना। क्या करते हैं जी आप? जी मैं डॉक्टर हूँ। अमित चौंक जाता है। लेकिन अमित ने तो कहा था कि आपकी मिठाई की दुकान है। हाँ हाँ, अरे मतलब डॉक्टर है लेकिन इनकी मिठाई की दुकान भी है। डॉक्टर तो ये गरीबों की मदद करने के लिए बना है। हाँ हाँ, सही कहा आपने। अब तो काफी जवान दिखता है। उम्र क्या होगी आपकी? जी 28। क्या? 58। माफ कीजिए, गलती से 28 निकल गया। तो शादी की बात करें? किसकी? अरे आपकी बेटी की। किसकी बेटी? अरे चाचा जी, आपकी बेटी बीना। हाँ बीना। माफ कीजिए, मैं भूल गया था। बेटी को भूल गए थे? उसी की तो शादी की बात करने आए हैं ना आप? माफ कीजिए, इनकी तबीयत आज थोड़ी ठीक नहीं है। अरे पर ये तो डॉक्टर है। अरे पिताजी, डॉक्टर की भी तबीयत कभी कभी खराब हो जाती है। आखिर डॉक्टर भी तो इंसान ही है ना। हाँ बेटा, ये बात तो सही है। उतने में अमित का दोस्त सुरेश और उसकी बीवी नीलम बीना के माता पिता बन के आते हैं। नमस्ते। नमस्ते। आप कौन? माफ कीजिए, पहचाना नहीं। जी हम बीना के माता पिता। माफ कीजिए, हमें थोड़ी देर हो गई। बीना, अमित और घर के बाकी सभी लोग चौंक जाते हैं। जी हम अंदर आए, बेटी की शादी की बात जो करनी है आपसे। हैं? सुरेश और नीलम अंदर आते हैं। अमित बेटा, अगर ये बीना के माता पिता है तो ये कौन है? ये कौन है? ये कह रहे हैं कि यही बीना के माता पिता है। बीना बेटी, तुमने बताया नहीं तुम्हारे दो माता पिता हैं? बीना अमित को गुस्से से देखती है। अमित डर जाता है। अरे नहीं पिताजी, ये बीना के असली माता पिता है। तो ये लोग कौन है? ये तो मतलब ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ ना। बीना, ये सब क्या है? अमित, ये सब क्या है? अब मेरे साथ अंदर चलिए, मैं आपको समझाता हूँ। माँ, आप लोग बैठ के बीना के माता पिता से बात कीजिए। अमित और बीना प्रशांत और पूनम को लेकर अंदर चले जाते हैं। अमित, कौन लोग हैं ये? अरे ये मेरा दोस्त सुरेश और उसकी बीवी नीलम है। पर तुमने तो कहा प्रशांत और पूनम को बुलाओ। अरे ये बेवकूफ फोन नहीं उठा रहा था, इसलिए मैंने मैसेज करके रख दिया था। कमबख्त मैसेज का भी रिप्लाई नहीं दे रहा था, तो मैंने प्रशांत और पूनम को बुलवाने के लिए कह दिया। अब लगता है इसने थोड़ी देर बाद मैसेज देखा होगा और ये आ गया। अरे तो अब क्या करें? अब सुरेश और नीलम को ही तुम्हारे माता पिता बनने दो, इनका बाद में देख लेंगे। मैं तो साफ साफ कह रही हूँ, मैं उनकी शादी में नहीं जाऊंगी। अरे भाग्यवान, लेकिन वो लोग खुद हमारे घर पर न्योता देने आए थे और खास कर आपको बुलाया था। अगर आप ही शादी में नहीं चलोगी तो कैसे चलेगा? वो लोग भी मेरे जतिन की शादी में नहीं आए थे, तो मैं उनकी शादी में क्यों जाऊं? अरे तुम तो जिद पर अड़ गई हो। तभी उनकी बड़ी बहू प्राची वहां पर उनके लिए चाय लेकर आती है। क्या हुआ मम्मी जी, पापा जी, आप दोनों बहुत परेशान लग रहे हो। अरे बेटा, रेखा भाभी अपने बेटे की शादी का कार्ड देने आई थी। जतिन की शादी के समय वो शादी में आ नहीं पाई, तो तुम्हारी सासू माँ ने भी जिद बांध ली है कि जब वो मेरे बेटे की शादी में नहीं आई तो मैं भी नहीं जाऊंगी। लेकिन पापा जी, रेखा आंटी तो इसलिए नहीं आई थी ना क्योंकि उनकी बड़ी बहू का ऑपरेशन हुआ था, वरना वो तो बहुत अच्छी हैं। मम्मी जी, आपको ये बात समझनी चाहिए, वो आपकी इतनी पुरानी सहेली है। छोटी सी बात पर उनसे अपना रिश्ता मत खराब कीजिए। अगर एक तरफ से रिश्ता कमजोर पड़ जाए तो दूसरी तरफ से हमें उसे संभाल लेना चाहिए। ठीक है बेटा, अगर तू कहती है तो मैं शादी में चली जाती हूँ बस। वाह बेटा, तेरी तो बातों से ही इंसान का मन बदल जाता है। हर घर में तुझ जैसी बहू आ जाए तो कहना ही क्या। प्राची एक बहुत ही समझदार लड़की थी। वो हर सिचुएशन को बहुत ही शांत दिमाग से और पूरी समझदारी के साथ हैंडल करती थी। वो चाहे गुस्से में हो चाहे खुश हो, लेकिन बिना सोचे समझे कोई भी फैसला नहीं लेती थी। इसीलिए हर कोई अपनी दुविधा वाली परिस्थितियों में प्राची के पास ही अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेने के लिए आते थे। क्या बात है गुंजन, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम बिल्कुल ठीक थी, तो अचानक से क्या हो गया? कुछ नहीं भाभी, मुझे कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, आप टेंशन ना लो।
गुंजन अपनी छोटी भाभी नेहा को कुछ नहीं बताती और सीधी अपनी बड़ी भाभी प्राची के कमरे में चली जाती है। भाभी अरे गुंजन, क्या हुआ? बड़ी परेशान लग रही हो। भाभी आपको मोहित के बारे में तो सब पता ही है। हाँ पता है, लेकिन क्या हुआ? उससे तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं नहीं भाभी, कोई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन मैंने मम्मी से मोहित के बारे में बात की थी कि मुझे उससे शादी करनी है, पर मम्मी ने तो साफ साफ मना कर दिया। अब आप ही कुछ कीजिए ना। लेकिन मम्मी जी और पापा जी तो लव मैरिज के अगेंस्ट नहीं है, तो फिर उन्होंने शादी के लिए मना क्यों किया? कुछ रीजन तो दिया होगा ना। हाँ, मम्मी ने कहा कि लड़का कोई काम नहीं करता, लेकिन मोहित ने कहा है कि उसने काफ़ी सारे इंटरव्यू दिए हैं और इंटरव्यू क्लियर होती ही उसकी जॉब लग जाएगी। देखो गुंजन, मम्मी का कहना भी ठीक है। अगर उसके पास अभी जॉब नहीं है तो जब तक उसकी जॉब नहीं लग जाती तब तक मम्मी पापा शादी के लिए बिल्कुल नहीं मानेंगे। लेकिन हाँ, अगर उसकी जॉब लग जाती है तो मम्मी पापा शादी के लिए हाँ कर देंगे। लेकिन भाभी वो तो कह रहा था कि जॉब लग जाएगी। अरे बाबा, तो जल्दी क्या है, थोड़ा इंतजार कर लो। मम्मी पापा को अपने बच्चों की टेंशन होती है, और वैसे भी हम चाहे कितना भी बोले कि पैसा जरूरी नहीं होता, लेकिन जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा जरूरी है ना। कल को अपनी छोटी छोटी जरूरतें पूरी करने के लिए तुम्हारे बीच में कोई झगड़ा ना हो, इसीलिए मम्मी जी अभी शादी के लिए मना कर रही हैं। उसे समझाओ ना कि जल्दी से जॉब ढूंढ ले, फिर शादी की बात मैं खुद मम्मी पापा से कर लूंगी बस। ठीक है भाभी। प्राची गुंजन को समझाकर भेज देती है, लेकिन उनकी ये बातें प्राची की देवरानी नेहा सुन लेती है। अब उसे बहुत चिढ़ होती है कि सब लोग अपनी बातें उसे ना बताकर प्राची को ही बताते हैं, इसलिए वो हमेशा अपने मन में ही प्राची से चिढ़ती रहती। कुछ दिन बाद घर पर सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे, तभी घर की डोरबेल बजती है। अरे इस टाइम पर कौन आ गया? मैं देख कर आती हूँ बहू, तू काम कर जा। सुनीता दरवाजा खोलने जाती है तो देखती है सामने प्राची का भाई राहुल खड़ा है। अरे राहुल बेटा, आओ आओ, अंदर आओ। सुनीता राहुल को अंदर लेकर आती है। बहू, राहुल आया है, जरा चाय पानी तो लेकर आओ। प्राची जल्दी से पानी लेकर आती है। अरे राहुल, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम आ रहे हो, वरना मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना कर रखती। मुझे कुछ नहीं खाना, बस परेशान था तो सोचा आपसे बात कर लूं, लेकिन फोन पर बात करने का मन नहीं था, इसलिए घर पर ही चला आया। अरे ऐसी क्या बात है जो फोन पर नहीं कर सकते थे और उसके लिए स्पेशली मिलने आए हो? जल्दी से बताओ क्या बात है। मैं और अनामिका डाइवोर्स ले रहे हैं दीदी। क्या? डाइवोर्स? मजाक कर रहे हो क्या? नहीं दीदी, कोई मजाक नहीं है, बस हम दोनों की नहीं बनती, और रोज रोज की लड़ाई से तो यही अच्छा है ना कि हम दोनों डाइवोर्स ले ले। अरे ये तो कोई बात नहीं हुई। अगर तुम दोनों की लड़ाई होती है तो उसके बारे में बात करो, इस तरह डाइवोर्स लेना कोई सोल्यूशन थोड़ी ना है। लेकिन दीदी, जब एक साथ रहकर भी हमेशा दो लोग लड़ते ही रहे तो साथ रहने का क्या फायदा है? इससे अच्छा हम दोनों अलग अलग ही रहे। अरे लेकिन तुम दोनों ने तो लव मैरिज की थी, इतना पुराना रिलेशनशिप है तुम्हारा, तुम दोनों ने सोच समझ कर ही तो शादी का फैसला लिया था, फिर अचानक क्या हो गया? शादी से पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अब उसे मेरी कोई बात पसंद ही नहीं आती और मुझे उसकी। बस इन्हीं बातों पर झगड़े होते हैं। ऐसे तो मुझे भी तुम्हारी बहुत सी बातें पसंद नहीं होती, और तुम्हें मेरी। तो क्या हमने अपना भाई बहन का रिश्ता खत्म कर दिया? लेकिन दीदी, देखो राहुल, तुम्हें उसकी कुछ बातें नहीं पसंद और अनामिका को तुम्हारी कुछ बातें नहीं पसंद, तो इस वजह से रिश्ता थोड़ी ना खत्म कर देंगे। दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। आज के टाइम में डाइवोर्स लेना सबको इतना आसान लगता है कि 2 दिन झगड़ा होता है तो डाइवोर्स के नतीजे पर पहुंच जाते हैं। लेकिन दीदी, ये हमारी पूरी जिंदगी का सवाल है। वही तो मैं भी तुम्हें समझाना चाह रही हूँ कि ये तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है। आज झगड़ा है तो कल सब सुलझ भी तो जाएगा ना। और नोक झोंक खटपट हर रिश्ते में चलती है। अपनी उम्मीदों का भार दूसरे पर से थोड़ा कम करना ही पड़ता है, वरना वो तुम्हारी उम्मीदें तो पूरी नहीं कर पाएगा, पर तुम्हारी उम्मीदों का भार उस पर पड़ता ही जाएगा और धीरे धीरे सब कुछ खराब हो जाएगा। रिश्ते को खत्म करने के बजाय उसे समझने की कोशिश करो। ठीक है दीदी, आपके कहने पर हम कोशिश करके देखते हैं। अब दूसरों को अपनी शादी बचाने के लिए भी इनकी राय लेनी पड़ रही है। अरे किस लिए इनको इतना सर पर चढ़ा रखा है? कभी अपना भी दिमाग लगा लो। अगर ये बोल देती है कि डाइवोर्स ले लो तो डाइवोर्स ले लेते, इन्होंने बोल दिया मत लो तो नहीं लेंगे। हद ही हो गई। प्राची अपने भाई को समझाती है और उसके भाई भाभी का डाइवोर्स होने से बच जाता है। कुछ दिन बाद, मुझे उस कंपनी में जॉब ही नहीं करनी। पता नहीं वो मैनेजर खुद को समझता क्या है, बात बात पर दिमाग खराब करता रहता है मेरा। नहीं करनी मुझे जॉब वहां।
अरे तो क्या ज़रूरत है वहाँ पर जॉब करने की? आपको तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस है कि कहीं भी जॉब मिल जाएगी। अरे बेटा, लेकिन इस तरह जॉब छोड़ना ठीक नहीं है। हाँ बेटा, तो बहुत टाइम से वहाँ पर जॉब कर रहा है, ऐसा किसी की वजह से जॉब थोड़ी ना छोड़ी जाती है। क्या बात चल रही है? सब लोग बड़े सीरियस लग रहे हैं। कुछ नहीं भाभी, बस मैं अपनी जॉब छोड़ रहा हूँ। क्या जॉब छोड़ रहे हो? लेकिन क्यों? अचानक से जॉब क्यों छोड़ रहे हो? इनकी ऑफिस में इनकी बनती नहीं है इसलिए छोड़ रहे हैं। क्या? ये तो कोई बात नहीं हुई जॉब छोड़ने की। तुम किसी भी जगह जाओगे तो किसी ना किसी से तो तुम्हारी अनबन हो ही जाएगी। हर इंसान के विचार हर किसी से थोड़ी ना मिलते हैं। और वैसे भी अब तुम्हारे प्रमोशन का टाइम है तो उस पर फोकस करो, क्योंकि इसके लिए तुमने कितनी मेहनत की है। इतनी आसानी से सब कुछ अपने हाथों से जाने दोगे क्या? वो लोग तो चाहते ही है कि तुम जॉब छोड़ दो और उन्हें प्रमोशन मिल जाए। प्राची बहू बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। सही कहा भाभी, इसीलिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अब मैं जॉब नहीं छोड़ूंगा, अपना प्रमोशन इस तरह हाथ से जाने नहीं दूंगा। बस भाभी ने बोल दिया जॉब नहीं छोड़नी तो नहीं छोड़नी। पता नहीं सबको ऐसी क्या पट्टी पढ़ाती है कि सब इनकी ही बात मानते हैं। जब देखो तब घर में सुबह शाम प्राची 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 चलता रहता है। कुछ दिन बाद, ये तो प्लॉट की बहुत ही अच्छी डील है पापा, हमें ये डील मिस नहीं करनी चाहिए। हाँ पापा जी, वैसे भी आजकल इतने सस्ते में प्लॉट कहाँ मिलते हैं। इस प्लॉट में इन्वेस्ट करना बिल्कुल सही रहेगा। हाँ, डील सुनने में तो अच्छी लग रही है, फायदा तो है। अरे प्राची बहू, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ तो बिल्कुल चुपचाप खड़ी है। अरे भाई, ऐसा क्या सोच रही है? पापा जी मैं सोच रही हूँ कि जब डीलर कह रहा है कि प्लॉट बहुत अच्छी लोकेशन पर है तो फिर उसे इतने सस्ते में क्यों बेच रहा है? डील दिखने में तो फायदेमंद लग रही है, लेकिन मुझे ना कुछ गड़बड़ लग रही है। अब इसमें क्या गड़बड़ है? अगर हमें सस्ते में प्लॉट मिल रहा है तो इसमें तो हमारा ही फायदा है ना। कभी कभी जैसा दिखता है ना वैसा होता नहीं है नेहा। कोई अपना नुकसान करके किसी को प्लॉट क्यों बेचेगा? जब प्लॉट की असली कीमत 50 लाख है तो सोचने वाली बात है कि वो अपना 15 लाख रुपए का नुकसान करके हमें 35 लाख में प्लॉट क्यों बेच रहा है? वैसे बात तो सोचने वाली है, ये बात हमारे दिमाग में नहीं आई। हम तो इसी बात से खुश हो गए कि प्लॉट सस्ते में मिल रहा है। एक बार आप जाकर ना अच्छी तरह प्लॉट की लोकेशन दोबारा चेक करके आइए और आसपास की जगह को भी अच्छी तरह देखिएगा और उस जमीन के बारे में भी ना सब डिटेल्स अच्छी तरह से पता कीजिए। प्राची के कहने पर सब लोग दोबारा से प्लॉट देखने के लिए जाते हैं और आसपास की सारी जगह में अच्छी तरह घूमकर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो प्लॉट तो पहले से ही बिका हुआ है और प्रॉपर्टी डीलर उनके साथ फ्रॉड करके उनके पैसे लेकर भागने वाला था। अच्छा हुआ जो बहू ने ये सोचा, वरना हम लोग तो इसी खुशी में प्रॉपर्टी डीलर को प्लॉट के पैसे दे देते कि वो हमें सस्ता प्लॉट दे रहा है। बहू ने तो हमें लूटने से बचा लिया। सच में हमारी प्राची बहू बहुत समझदार है, कभी भी बिना सोचे समझे कोई फैसला नहीं लेती। अगर ये नहीं होती तो आज हमारा कितना बड़ा नुकसान हो जाता। हाँ, ये नहीं होती तो घर में शायद कोई सांस भी नहीं ले पाता। जब देखो तब प्राची प्राची प्राची, जब देखो तब इनका ही गुणगान चलता रहता है। अरे इतना दिमाग तो हर कोई लगा सकता है, खामखा इनको चने की झाड़ पर चढ़ाकर बिठा दिया है। हमसे तो कोई हमारी राय भी नहीं पूछता। किसी को भी कुछ पूछना होता है तो बस प्राची भाभी सुबह शाम प्राची प्राची। कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना ये तो घर में कभी मेरी पूछ होने ही नहीं देंगी। अब नेहा तो पहले से ही प्राची से चिढ़ी रहती थी, लेकिन अब उसके मन में ये बात आ जाती है कि वो कैसे घर वालों की नजरों में प्राची की वैल्यू कम करे। कुछ दिन बाद फाइनली राहुल की जॉब लगी और मम्मी पापा भी शादी के लिए मान गए। प्राची भाभी ने बिल्कुल ठीक कहा था। गुंजन की शादी की तैयारी के लिए अब उसकी मम्मी को उसकी शादी की ज्वेलरी बनवानी थी। अरे प्राची बहू, गुंजन की शादी के लिए ज्वेलरी बनानी है तो तुम पैसे ले जाना और ज्वेलरी पसंद कर लेना। तुमने बताया था ना तुम्हारी पहचान में कोई अच्छा ज्वेलर है। हाँ मम्मी जी, वरुण जी भी हमेशा उन्हीं से ज्वेलरी लेते हैं तो वो रेट भी ठीक ही लगाएंगे और ज्वेलरी भी अच्छी होगी। अच्छा ठीक है बेटा। ननद तो गुंजन मेरी भी है, लेकिन गहनों की जिम्मेदारी सिर्फ जेठानी जी की। इस घर में मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है। जब देखो तब सुबह शाम इन्हीं के गुण चलते रहते हैं। अभी बताती हूँ इन्हें, अगर ज्वेलरी खरीदने मैं नहीं जाऊंगी तो ये भी नहीं जाएंगी। बहुत इज्जत करते ना सब इनकी। अभी कलेश करवाती हूँ। नेहा जल्दी से गुंजन के पास जाती है। अरे नेहा भाभी, आप यहाँ? हाँ
मैंने ये सोचा कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है नेहा। क्या? तुम्हारी शादी के लिए ज्वेलरी की शॉपिंग हो रही है और तुमसे कुछ पूछा भी नहीं जा रहा। हर चीज की बागडोर प्राची भाभी ने बस अपने हाथ में ही ले रखी है। अब तुम्हारी शादी है तो ज्वेलरी भी तो शादी में तुम्हारी पसंद की आनी चाहिए ना। हाँ भाभी, लेकिन मुझे ना प्राची भाभी पर पूरा भरोसा है, वो मेरे लिए अच्छी ज्वेलरी लेकर आएंगी। अरे लेकिन उन्हें कम से कम तुम्हारी पसंद नापसंद के बारे में तो पूछना चाहिए ना। शादी तुम्हारी है कि उनकी? हाँ, और वैसे भी जब सब लोग हर चीज में उनकी राय लेते हैं तो उन्हें तुम्हारे लिए ज्वेलरी खरीदने से पहले तुमसे पूछना तो चाहिए था। वो तो अपने मन से कुछ भी करेंगी। सबको इतना मुट्ठी में कर लिया है कि तुम्हारी शादी की ज्वेलरी शॉपिंग के लिए तुमसे तो किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। बात तो आप ठीक कह रही हैं भाभी, इस बारे में मैंने सोचा ही नहीं था। मैं अभी जाकर मम्मी से बात करती हूँ। जाओ जाओ। अब आएगा मजा। गुंजन नेहा की बातों से भड़क कर अपनी मम्मी से बात करने जा रही थी, तभी प्राची उससे कहती है, अरे अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गई, मैं अभी तुम्हारे ही रूम में आ रही थी। मेरे रूम में? क्यों भाभी? अरे मम्मी जी ने कहा है कि तुम्हारी शादी की ज्वेलरी खरीदनी है, तो तुम आज मेरे साथ चलना और तुम्हें जो भी ज्वेलरी पसंद होना बता देना। एक बहुत अच्छी सी ज्वेलरी मैं तुम्हें अपनी तरफ से दिलवाऊंगी। तुम्हें डायमंड की लेनी हो तो डायमंड की लेना, और गोल्ड की लेनी हो तो गोल्ड की ले लेना। अच्छा हुआ कि मैंने कुछ नहीं कहा, वरना खामखा प्राची भाभी को कितना बुरा लगता। ये नेहा भाभी भी ना। अब नेहा का उन दोनों का रिश्ता खराब करवाने का ये प्लान तो फेल हो जाता है। वो कुछ और सोचने लगती है। कुछ दिन बाद प्राची के भैया भाभी घर पर आते हैं। थैंक यू दीदी, जो आपने उस टाइम हमारा रिश्ता टूटने से बचा लिया, वरना अगर हम दोनों अलग हो जाते तो शायद पूरी जिंदगी अपनी वो गलती कभी नहीं सुधार पाते और हमेशा पछताते रहते। अरे कोई बात नहीं अनामिका, ये तो राहुल की बड़ी बहन होने के नाते मेरा फर्ज था। बस तुम दोनों हमेशा खुश रहो। अच्छा तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। प्राची अंदर चाय लेने के लिए चली जाती है और वहां नेहा मौका ढूंढकर अनामिका के पास उसे भड़काने के लिए बैठ जाती है। एक बात कहूँ तो बुरा मत मानना अनामिका, हर छोटी छोटी बात के लिए ना इस तरह दीदी से बात करना अच्छा नहीं है। वो तो पीछे से यही बोलती हैं कि हर छोटी छोटी बात के लिए बच्चों की तरह मेरे पास आ जाते हैं। क्या? नहीं नहीं दीदी, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि प्राची दीदी कभी ऐसा बोल ही नहीं सकती। और अगर बोला भी होगा तो भी कोई बात नहीं, आज उनकी वजह से ही हमारा रिश्ता बच पाया है, वरना अपनी नादानियों की वजह से हमने तो सब कुछ खराब कर लिया होता। नेहा का ये प्लान भी जब फ्लॉप हो जाता है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। वो प्राची की एक भी तारीफ नहीं सुन सकती थी और ना ही ये बर्दाश्त कर सकती थी कि कोई प्राची से अब कोई राय ले। सुबह शाम सबके मुंह से प्राची प्राची सुनकर मेरे तो कानों में दर्द हो गया है। ऐसा लगता है कि घर में उनके अलावा और कोई है ही नहीं। जब देखो तब हर समय सुबह सुनो तो प्राची, शाम को सुनो तो प्राची, पूरा दिन प्राची प्राची प्राची। कुछ दिन बाद, अच्छा वो माँ को देने के लिए जो मैं पैसे लेकर आया था वो तुमने भाई को दे दिए ना? अभी नहीं दिए, आज दे दूंगी। अच्छा ठीक है। नेहा वहां से गुजरते हुए उनकी ये बात सुन लेती है। अच्छा, तो इनके मायके वालों ने इनसे पैसे मांगे, लेकिन ये पैसे अब मैं वहां तक पहुंचने नहीं दूंगी, उससे पहले ही इन्हें कहीं छुपा दूंगी। तब मजा आएगा जब इनके मायके वालों से इनकी लड़ाई होगी। नेहा मौका देखकर प्राची के कमरे से वो पैसे उठाकर घर में कहीं छुपा देती है। शाम को जब देने के लिए प्राची पैसे ढूंढती है तो पूरे घर में उसे पैसे कहीं नहीं मिलते। नेहा की आंखें शर्म से झुक जाती है कि प्राची ने उसकी मम्मी के ऑपरेशन के लिए वो पैसे रखे थे और उसने दूसरों की नजरों में उसे गिराने के लिए ऐसी हरकत की। लेकिन अब वो किसी के सामने कुछ बोल भी नहीं सकती थी। इससे पहले कि बात आगे बढ़ती, राकेश अपने हाथ में एक सूटकेस लेकर आता है। अरे ये सूटकेस किसका है? मैं स्टोर रूम में कुछ सामान लेने गया था तो देखा ये नया का नया सूटकेस वहां पर रखा है। तुम लोगों ने रखा था क्या? और ये तो वही सूटकेस है, लेकिन ये स्टोर रूम में कैसे पहुंच गया? जरा खोलकर तो देखो। प्राची ने सूटकेस खोलकर देखा तो उसमें पैसे बिल्कुल सेफ थे। वो पैसों का सूटकेस जतिन को देती है और नेहा की मम्मी का ऑपरेशन हो जाता है। उस दिन से नेहा के मन में प्राची के लिए जो भी चिढ़ और जलन थी वो सब अब खत्म हो जाती है और सब लोग सुबह शाम घर में प्राची प्राची क्यों करते रहते थे।
ये बात इसे अच्छी तरह समझ में आ जाती है।